गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? ऑल गुड। चलो, तो शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। और आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस ईयर सेशन में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज पर बात करनी शुरू कर दी थी, है ना। काफी सारे एमसीक्यूज पर डिस्कशन हुआ था। यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो दोस्तों। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट टिल येट, या सब कुछ क्लियर है? वॉइस बता दीजिएगा, क्या वॉइस परफेक्ट है? वॉइस सही आ रही है? हेलो 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 हेलो। वॉइस एक बार चेक कर लीजिए और बता दीजिए क्या वॉइस ओके है। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज पर फिर से एक बार। और आज जो आपका एमसीक्यू का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्या है? डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, इस पर हम लोग बात कर चुके थे प्रीवियस सेशन में। क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन भी आ रहा है सुशील कुमार पांडे का, और पांडे जी पूछ रहे हैं, सर म्यूटेक्स क्या होता है ये बता दीजिए। म्यूटेक्स एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी? वो आप लोग पढ़ चुके हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। जब मैंने आपको डेडलॉक पढ़ाया था तो वहां पर एक कंडीशन पढ़ाई थी, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट बी देयर। और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ही क्या बोला जाता है? म्यूटेक्स, है ना। इन शॉर्ट, म्यूचुअल का म्यू ले लीजिए और एक्सक्लूजन का एक्स ले लीजिए, क्या बन गया? MUT और EX, यानी म्यूटेक्स। और म्यूटेक्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है ना। व्हाट इज म्यूटेक्स, व्हाट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन? कि देयर मस्ट बी अ फाइट, कि फाइट होनी चाहिए। अगर डेडलॉक की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, फाइट होनी चाहिए सिंगल रिसोर्स के लिए। लड़ाई क्यों होगी, फाइट क्यों होगी? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, लेकिन उसकी डिमांड दोनों तरफ से हो रही है और शेयरिंग होने रही, है ना। दैट इज कॉल्ड म्यूटेक्स। यही तो होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। वेरी गुड। तो डेडलॉक हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डेडलॉक क्या है, डेडलॉक होने की कंडीशंस क्या क्या है, डेडलॉक को अवॉइड कैसे किया जाए, है ना, इस पर भी बात हुई थी। तो आइए एक बार एमसीक्यूज की मदद से देख लेते हैं कि कितना आपको याद है और कितना आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आइए, ये रहा पहला क्वेश्चन, बताइए। कह रहे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन हैव डेडलॉक अमंग देमसेल्व्स। कह रहे डेडलॉक होने के लिए कितने प्रोसेस का होना जरूरी है? एक, दो, तीन, चार, पांच? एक से तो होगा नहीं, यानी मिनिमम कितने होने चाहिए? दो प्रोसेस। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन हैव डेडलॉक अमंग देमसेल्फ? द आंसर इज टू। ठीक, सबने सही दिया आंसर। अगले क्वेश्चन पे आओ। द बैंकर्स एल्गोरिथम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर। कह रहा है बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यों किया जाता है? डेडलॉक रिकवरी के लिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए यानी म्यूटेक्स के लिए, या डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, या ऑल ऑफ दीज के लिए? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज डेडलॉक अवॉइडेंस, है ना। फोर्थ हो जाएगा सही जवाब। वेरी गुड। तो बैंकर्स एल्गोरिथम इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू अवॉइड द डेडलॉक कंडीशंस। नेक्स्ट, a process is said to be in dash state if it was a waiting for an event that will never occur. क्या कह रहा है?
कह रहे प्रोसेस इज सेट टू बी इन डैश स्टेट, प्रोसेस किस स्टेट में होगा, कब, इफ इट वॉज वेटिंग फॉर एन इवेंट, और वो वेट कभी खत्म ही नहीं होएगा, है ना, कह रहा है वेट कर रहा है प्रोसेस किसी इवेंट का, लेकिन दैट विल नेवर अकर, लेकिन वो प्रोसेस खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, सेफ, अनसेफ, स्टारवेशन, डेडलॉक या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट, डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब कॉन्टिन्यूअस वेटिंग, अगर वेटिंग आपकी खत्म हो जाए तो क्या डेडलॉक का कोई मतलब नहीं रहेगा, जी हां, तो डेडलॉक की एक कंडीशन है ना, कॉन्टिन्यूअस वेटिंग होनी चाहिए, इनडेफिनेट वेटिंग होनी चाहिए, लूप में वेटिंग होनी चाहिए, सर्कुलर वेटिंग होनी चाहिए, है ना, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डेडलॉक। सेफ कुछ होता नहीं, अनसेफ कुछ होता नहीं। स्टारवेशन क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, व्हाट इज स्टारवेशन, यस, अगर सीपीयू बायस होगा तो स्टारवेशन की कंडीशन होगी, है ना, इफ सीपीयू इज बायस, इफ प्रोसेसर इज बायस, देन देयर इज अ कंडीशन ऑफ स्टारवेशन। बायस का मतलब भेदभाव अगर होगा, अगर प्रायोरिटी या सीनियरिटी को फोकस करेगा तो स्टारवेशन की कंडीशन बनेगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, क्या ये आप लोग जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यस, कॉन्टेक्स्ट स्विच करने का मतलब इन एंड आउट, है ना, स्वैपिंग, वी कैन से कि जो हमारा प्रोसेस है वो कहां जाता है, रैम में, रैम से कहां जाता है, सीपीयू में, सीपीयू से फिर रैम में, रैम से फिर सीपीयू में, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, डेडलॉक को हैंडल करने के लिए कौन सा मेथड सही नहीं है, डिटेक्शन, रिकवरी, प्रिवेंशन, डिलीशन या ऑल ऑफ दिस। डिटेक्शन, क्या बैंक वाले, डेडलॉक किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से, तो बैंक वाले क्या डिटेक्शन करते हैं, बिल्कुल, है ना, अपने डिटेक्टर छोड़ते हैं और जानते हैं कि कहां क्या गड़बड़ी है ना, पूरा रिसर्च करते हैं, डिटेक्शन तो है। क्या बैंक में रिकवरी भी करते हैं, जी हां। क्या प्रिवेंशन एक तरीका है कि बाद में खतरा ना हो इसलिए पहले मैक्सिमम रिसर्च कर ली जाए, है ना, छानबीन कर ली जाए, तो प्रिवेंशन भी सही है। लेकिन डिलीशन से तो कोई मतलब नहीं है ना, ऐसा तो नहीं आएगा कि अगर रिकवरी नहीं होगी तो गोली मार दिया जाएगा, है ना, डिलीट कर दिया जाएगा पर्सन को कि तुमने तो रिकवरी दी नहीं, है ना, अब उड़ जाओ यहां से, तो डिलीट तो नहीं किया जाएगा, यानी डिलीशन इज नॉट द प्रोसेस फॉर हैंडलिंग द डेडलॉक। Very good. Next, the circular wait condition can be prevented by, सर्कुलर वेट कंडीशन का होना जरूरी है किसमें, डेडलॉक में, लेकिन सर्कुलर वेट कंडीशन को बचाया जा सकता है कैसे, वेटिंग खत्म करके, डिफाइनिंग अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप, यूजिंग थ्रेड, यूजिंग पाइप, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड या नन ऑफ दिस। हम वेटिंग को कैसे खत्म कर सकते हैं कि जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको रिसोर्स अवेलेबल करवा दिया जाए, है ना, तो हर कोई खुश हो जाएगा, और जितने भी प्रोसेस हैं उन सबको रिसोर्स किसमें प्रोवाइड करें, लीनियर फैशन में, कि अच्छा तुम्हें चाहिए रिसोर्स तुम भी ले जाओ, तुम्हें चाहिए कप तुम भी ले जाओ, तुम्हें चाहिए प्लेट तुम भी ले जाओ, है ना, अगर सबको हम ऑर्डरिंग लीनियर ऑर्डर में रिसोर्सेस प्रोवाइड कर देंगे तो क्या सर्कुलर वेटिंग खत्म हो जाएगी, यस, यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डिफाइनिंग अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्स टाइप। क्लियर है यहां तक। थ्रेड से तो यहां कोई लेना देना ही नहीं है ना, क्या डेडलॉक में थ्रेड का कोई यूज है, बिल्कुल नहीं, पाइप तो कुछ होता ही नहीं है ना, पाइप तो नल में लगते हैं, वहां लगाइए जाकर, यहां क्या कर रहा है पाइप। इंस्ट्रक्शंस हैंडलिंग में पाइप्स का यूज होता है ना, जब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, प्रोसेस को कनेक्ट करने के लिए कई बार पाइप्स का यूज करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते, आजकल प्रोसेस कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए थ्रेड का ही यूज किया जाता है, तो पाइपलाइनिंग जो प्रोसेस है वो पुराना हो चुका है, अब उसका यूज नहीं होता, तो वो तो होगा ही नहीं, ऑल ऑफ दी मेंशन्ड तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वन, जेब में रख के घर ले जाइए। क्लियर है, आगे बढ़िए। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम,
बैंकर्स एल्गोरिथम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सोच के देखो। बैंकर्स एल्गोरिथम का मतलब कि अगर बैंक जा रहा है पता करने किसी के बारे में, है ना, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा? इन एडवांस प्रोसेस रेयरली नो हाउ मच रिसोर्स विल दे नीड। बिल्कुल सही। ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल है कि किसी भी प्रोसेस ने एडवांस में कितने रिसोर्सेज एक्वायर किए हुए हैं। मतलब इसका दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं कि अगर सपोज करो बैंक किसी एक्स पर्सन के बारे में इंक्वायरी करने जा रहा है और सोचो उस एक्स पर्सन ने कई सारे मर्डर किए हुए हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस में ही नहीं है, तो वो पर्सन कितना शरीफ है, कितना लॉयल है, वो किस बेसिस पर जज किया जा सकता है? उसके इन्वेस्टिगेशन करके, उसके आस पड़ोस से जान के। लेकिन क्या पूरी सच्चाई निकाल पाना पॉसिबल है? जी नहीं, है ना। हम किसी भी पर्सन को 100% पहले जज नहीं कर सकते, है ना। जब तक सामना ना हो तब उसके बाद तो हम जज कर सकते हैं, लेकिन पहली इंटरेक्शन में ही बैंक में अगर आप गए और वहां अगर आपको जज करना है कि ये पर्सन लॉयल है या नहीं, है ना, कैसे जज कर सकते हैं? तो ये टफ जॉब है। द नंबर ऑफ प्रोसेस चेंजेस एज टाइम प्रोग्रेस। बिल्कुल सही। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोसेस भी तो चेंज होंगे। मतलब सपोज करिए कि एक इंसान है जो पहले, जिसका गुडविल अच्छी नहीं थी, है ना, जिसने बहुत सारे क्राइम किए हुए थे, जिसका रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं था। अब उस इंसान ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं कि मैं शरीफ बन जाता हूं और अपना एक बिजनेस खोल लेता हूं। लेकिन बिजनेस खोलने के लिए उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हाँ या ना? एक सेकेंड रुको जरा। चलो भाई, ठीक। तो कहां पर थे? तो हम थे वहां पर जहां हमें होना चाहिए था। मतलब कि हम पहले से ये एज्यूम नहीं कर सकते कि वो पर्सन शरीफ है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई पर्सन शरीफ बनना चाह रहा है तो बैंक कह रहा है कि मैं तुम्हें शरीफ बनने नहीं दूंगा, है ना। ये भी बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है। वो उसे शरीफ बनने नहीं देगा, क्यों? क्योंकि वो कहेगा देखो तुमने पहले इतने सारे क्राइम किए हुए थे, अब तुम शरीफ बनना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है तुम शरीफ ना हो, तो वो उसको लोन देगा ही नहीं। लोन देगा नहीं तो बिजनेस शुरू होगा नहीं, बिजनेस शुरू होगा नहीं तो वो फिर से वही क्राइम करेगा जो वो कर रहा था, तो वो सर्कल चलता रहेगा। तो कह रहा है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम? ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस चेंजेस एज टाइम प्रोग्रेस। रिसोर्स वंस अवेलेबल कैन डिसअपियर। रिसोर्स एक बार जो अवेलेबल है, हो सकता है फ्यूचर में वो ना हो, वो डिसअपियर हो जाए, वो गायब हो जाए। सपोज करो कोई पर्सन बैंक में लोन लेने गया और उसने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन लोन लेने ही मतलब अप्रूव भी हो गया, लेकिन वो खुद लोन कलेक्ट करने ही नहीं गया, वो पर्सन गायब ही हो गया, है ना। हो सकता है कि उसका मूड चेंज हो गया हो कि जाओ हम लोन लेंगे ही नहीं। तो रिसोर्स वंस अवेलेबल कैन डिसअपियर, ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। ये सारे के सारे ड्रॉबैक हैं बैंकर्स एल्गोरिथम को लेकर, है ना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, चलो नेक्स्ट। It is the problem that occur when high priority process keep executing and low priority process get blocked for indefinite time. सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन, बता दो आंसर। कह रहा है ये प्रॉब्लम है जो अकर करती है व्हेन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस कीप एग्जीक्यूटिंग। जब हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है और लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है इनडेफिनेट पीरियड के लिए, इसे क्या बोलते हैं? डेडलॉक? नहीं। स्टारवेशन? हाँ। स्टारवेशन का मतलब बायसनेस। जब भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा और लो प्रायोरिटी प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा या वेटिंग में रखा जाएगा, तो क्या सीपीयू बायस हो गया?
क्या सीपीयू भेदभाव कर रहा है प्रायोरिटी के बेसिस पर? यस, यानी आंसर इज व्हाट? स्टारवेशन। डेडलॉक क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेडलॉक में क्या होता है, रिसोर्सेस एक्वायर करेगा, एक होल्ड करेगा और दूसरे के लिए वेट करेगा, है ना। ऐसा तो कहीं यहां पर दिया ही नहीं है। इनवर्जन तो कुछ होता ही नहीं है। एजिंग क्यों नहीं हो सकता? फोर्थ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एजिंग का मतलब होता है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे प्रायोरिटी हम किसी को दे रहे हैं और प्रायोरिटी देने पर अगर प्रोसेस को हम ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या यहां पर ऐसा कुछ लिख रहा था कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग दी प्रायोरिटी? नहीं, तो इसका मतलब एजिंग भी नहीं होगा। आंसर क्या हो गया? बायसनेस के बेसिस पर, दैट इज स्टारवेशन। समझ में आया? हम लोग बात कर रहे थे किसकी? डेडलॉक की। क्वेश्चन आ गया किसका? स्टारवेशन का। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कैंडिडेट आंसर क्या लगाते हैं? डेडलॉक, है ना, और गलत हो जाता है। इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। टू अवॉइड डेडलॉक, कह रहे डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए क्या चाहिए? जरा देखो, बताओ मुझे। There must be a fixed number of resources to allocate. Resource allocation must be done only once. All deadlock process must be aborted. Inversion technique can be used. या all of these. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि डेडलॉक अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? रिसोर्स एलोकेशन मस्ट बी डन ओनली वंस? नहीं, देयर मस्ट बी अ फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेस। यस, अगर हम फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज एलोकेट कर दें हर एक प्रोसेस को, तो क्या डेडलॉक नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 5 लोग हैं, 5 लोगों की डिमांड को अगर हम फुलफिल कर दें, जो उन्हें चाहिए वो हम दे दें, तो क्या डेडलॉक की कंडीशन बनेगी? बिल्कुल नहीं, है ना। तो डेडलॉक की कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट है? लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस। प्रोसेस आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन यहां क्या कह रहा था? देयर मस्ट बी अ फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट। हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं। फिक्स नंबर का मतलब सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एलोकेट। अगर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो क्या डेडलॉक की कंडीशन लगेगी? नहीं लगेगी, है ना, अवॉइड हो जाएगा। तो टू अवॉइड द डेडलॉक व्हाट मस्ट बी देयर? फिक्स नंबर ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी देयर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपके सामने आने जा रहे हैं बैक टू बैक 3 से 4 क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। अब जो 9 नंबर से क्वेश्चन समझ आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहां से बिल्कुल बनेगा, और बहुत हलवा है ये। पढ़ो जरा। कह रहे व्हेन अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन अ क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल सेक्शन का मतलब वो सेक्शन जहां पर प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। यानी सीपीयू की बात कर लेते हैं। then no other process can be executed in their critical section. अगर सीपीयू में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है? हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। अगर सीपीयू में कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, तो क्या वहां दूसरा एग्जीक्यूट कर सकता है? मैंने एक एग्जांपल लेकर आपको बताया था। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ऑपरेशन थिएटर। याद आया ओटी का एग्जांपल? कि अगर ओटी में कोई एक पेशेंट है, तो वहां पर क्या दूसरा पेशेंट भी जा सकता है? नहीं, पहले पहला वाला निपटाया जाएगा, है ना, उसको ठीक किया जाएगा या निपटा दिया जाएगा, फिर दूसरा लाया जाएगा, एक समय पर एक ही। इसका मतलब कि सीपीयू में भी एक समय पर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं। नो लड़ाई धड़ाई, नो फाइट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दिस इज द कंडीशन। समझ में आया या नहीं आया? ठीक, हम लोग ने म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जो कंडीशन डिस्कस करी थी, वो क्या करी थी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कभी भी फाइट नहीं होनी चाहिए। और फाइट कब नहीं होगी? जब दो लोग उस एरिया में जा ही नहीं पाएंगे। अगर ऑपरेशन थिएटर में दो लोग जा ही नहीं पाएंगे, तो लड़ाई का कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। जब एक पूरा ऑपरेट होगा तभी दूसरा जाएगा, जब दूसरा ऑपरेट होगा तभी तीसरा जाएगा। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन का ये केस बनेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कह रहा है व्हेन अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन अ क्रिटिकल सेक्शन, देन नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन।
वेरी गुड। और क्या डेडलॉक की कंडीशन होने में म्यूचुअल एक्सक्लूजन का योगदान बहुत है? हाँ या ना? बिल्कुल। यानी फाइट की कंडीशन बननी चाहिए, लेकिन यहां क्या कह रहा था? नो अदर प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन, है ना? कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन में। यानी ये कंडीशन किसको इंडिकेट कर रही है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन को। वेरी गुड। सेकंड, deadlock condition in which a process is currently holding at least one resource and requesting additional resource is called। बहुत ही सिंपल, एक को होल्ड करके रखो और दूसरे की रिक्वेस्ट करो, जितना मिल गया उतना बढ़िया है, और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो। क्या है? होल्ड एंड वेट की कंडीशन, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में हमें क्या मिल जाए, क्रिटिकल सेक्शन, तो समझ जाना बात म्यूचुअल एक्सक्लूजन की हो रही है। अगर क्वेश्चन में मिल जाए होल्ड एटलीस्ट वन एंड रिक्वेस्टिंग द एडिशनल, तो होल्ड एंड वेट की बात हो रही है। तीसरा बताओ केस, डेडलॉक कंडीशन इन विच अ रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलेंटरली बाय द प्रोसेस होल्डिंग इज कॉल्ड। वॉलेंटरली का मतलब अपनी मर्जी से। क्या कह रहा है? डेडलॉक कंडीशन ऐसी कौन सी डेडलॉक की कंडीशन है जिसमें रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलेंटरली, जिसमें रिसोर्स को अपनी मर्जी से रिलीज किया जाएगा। अपनी मर्जी से मतलब छीना झपटी नहीं होगी, यही तो मतलब होता है। वॉलेंटरी का मतलब अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी का मतलब नो छीना झपटी। नो छीना झपटी का मतलब नो प्रीएम्पशन, यानी थर्ड इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का केस किस में बनेगा? क्रिटिकल सेक्शन में। होल्ड एंड वेट का मतलब एक प्रोसेस को होल्ड करके रखा हुआ है और दूसरे का वेट कर रहा है, ये होल्ड एंड वेट हो गया। नो प्रीएम्पशन का मतलब कोई छीना झपटी नहीं होगी, पहले एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा एग्जीक्यूट होगा। मींस डेडलॉक कंडीशन इन विच अ रिसोर्स कैन बी रिलीज्ड ओनली वॉलेंटरली बाय द प्रोसेस holding is called no preemption. Next, deadlock condition in which each process must be waiting for a resource which is being held by another process which in turn is waiting for the first process is called। क्या गोल गोल घुमा रहा है ये क्वेश्चन? है ना, वेटिंग चल रही है, वो भी गोल 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 गोल, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर वेट। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अब बोलो, तो ये सारी की सारी कंडीशंस किसकी हैं? डेडलॉक की। अब आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा और आंसर क्या होगा? बिल्कुल। अगर क्वेश्चन में क्रिटिकल सेक्शन की बात हो गई तो समझ जाना ऑपरेशन थिएटर मतलब नो लड़ाई धड़ाई, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन का केस। होल्ड एंड वेट का मतलब होल्ड करके रखा है एक प्रोसेस को, वेट कर रहा है दूसरे प्रोसेस के लिए, दूसरे रिसोर्स के लिए, है ना। एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है और वेट कर रहा है दूसरे रिसोर्स के लिए। नो प्रीएम्पशन का मतलब कोई छीना झपटी नहीं होगी, है ना, बिल्कुल आराम से काम होगा वन बाय वन करके। और सर्कुलर वेट का मतलब कि वेटिंग होनी चाहिए लगातार, लास्ट वाला फिर वन, है ना, वन रिक्वेस्ट करे सेकंड से, सेकंड प्रोसेस रिक्वेस्ट करे थर्ड से, और थर्ड वाला रिक्वेस्ट करे फिर वन से। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट की कंडीशन। बल्ले बल्ले, समझ में आ गई सारी बात? आसान लगा? अगर लगा तो आगे बढ़ते। एक और ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत फेमस है, इसकी ट्रिक देख लो बस। An operating system has n resources of the same type. These resources are shared by 4 processes A, B, C, D, which have peak demand of 3, 5, 8, 7 respectively. For what value of n deadlock will not occur? क्या कह रहा है? कह रहा है कहे कुछ भी, बस क्वेश्चन के लास्ट में देख लो क्या पूछ रहा है। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n डेडलॉक विल नॉट अकर। कह रहे डेडलॉक किस केस में अकर नहीं होगा? अकर नहीं होगा का मतलब 3, 5, 8, 7 में डेडलॉक लग रहा है, लेकिन कह रहा है कब डेडलॉक नहीं लगेगा? जब इन कंडीशन में से 1 को माइनस कर देंगे तब डेडलॉक की कंडीशन क्या होगी? नहीं लगेगी। यानी
3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचेगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 बचेगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 बचेगा, और जो बचेगा उनको जोड़ देंगे। क्या आ गया 19। जो आया उसमें 1 प्लस कर देंगे डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए। क्या आ गया 20। तो इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक याद करो कैसे। अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे जिसमें पूछे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन डेडलॉक विल नॉट एकर, और ये यूजीसी नेट गेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जरूर है बिना किसी बदलाव के, सेम टू सेम यही क्वेश्चन और सेम टू सेम यही ऑप्शंस है ना। ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिल गया तो जितने पीक डिमांड्स यहां पे प्रोसेस की दी हुई है 3, 5, 8, 7, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। तो 3 में से 1 माइनस किया क्या आ गया 2, 5 में से 1 माइनस किया 4, 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 में से 1 माइनस किया 6, इनको जोड़ दिया क्या आ गया 19, 1 ऐड कर दिया क्या आ गया 20। दैट इज द आंसर। समझ में आ गया। लास्ट में 1 क्यों ऐड किया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन डेडलॉक विल नॉट एकर। अगर 19 देखेंगे तो इसमें डेडलॉक की पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन 1 जोड़ने पर डेडलॉक बिल्कुल अवॉइड हो जाएगा, इसलिए 1 जोड़ देते हैं। बस इतना याद रखो, द आंसर इज 20। दिमाग लगाओ नहीं, है ना, वैसे भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो इसको याद कर लो। आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं इंटरप्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कैंडिडेट बहुत हल्के में ले लेता है कि इंटरप्ट का मतलब हमें पता है, बस इतना काफी है। एग्जामिनर कहता है इधर आओ, हमें मालूम है कि तुम ये टॉपिक पढ़ोगे नहीं और तुम्हें कोई टॉपिक ये पढ़ाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक है हलवा। लेकिन जो हलवा टॉपिक होता है क्या वही सबसे ज्यादा परेशान करता है? यस, है ना, यही होता है इस टॉपिक में। अक्सर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो यहां से आ ही जाते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए या किसी भी एग्जाम के पेपर को उठा के देख लीजिए। होता क्या है, हम इंटरप्ट को लेते हैं हल्के में और मार्क्स भी आते हैं इसमें हल्के में, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में नहीं लेना। यहां से 2-3 क्वेश्चन मिलते जरूर है। आओ जरा इसको पढ़ते हैं। हलवा है, मजा जरूर आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में, है ना। आओ समझते हैं इंटरप्ट क्या होता है। पहले तो ये समझो, जो आप लोग शायद जानते भी इंटरप्ट क्या है, बताओ क्या होता है इंटरप्ट। रुकावट के लिए खेद है ना। ऐसा तो देखा होगा आप लोगों ने कई जगह पर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इंटरप्ट करना, रुकावट, है ना, ब्रेक, बैरियर, कुछ भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। ये इंटरप्ट होता क्यों है? कई बार आप पढ़ रहे होते हैं, है ना, घर वाले आपको इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं धनिया मिर्चा ले आओ, है ना। कई बार आप कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट कॉल आ जाती है आपकी, है ना, सोना बाबू, फिर आप इंटरप्ट हो जाते हैं, पढ़ाई छोड़कर बिजी हो जाते हैं। आप पढ़ रहे होते हैं, आप इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, है ना, वहां कच्चा बादाम देखने लगते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, आपके पढ़ाई के लिए इंटरप्शंस हैं, है या नहीं। लेकिन कई बार इंटरप्शन जो है वो जरूरी भी होता है। ऐसा नहीं है कि हर बार इंटरप्शन गलत है, लेकिन कई बार इंटरप्शन जरूरी भी है। कैसे? ऐसे कि आप लगातार पढ़ रहे हैं और आप लगातार अगर पढ़ते रहेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, और पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। तो आप क्या करते हैं, जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो एक ब्रेक ले लेते हैं कि चलो कुछ ब्रेक ले लेते हैं, इसमें कुछ ये पढ़ लेते हैं, या इसमें योगा कर लेते हैं, या उसमें थोड़ा खेल लेते हैं, या थोड़ी गॉसिपिंग कर लेते हैं, कुछ भी, है ना। कोई नॉवल पढ़ लेते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो भी आप करना चाहें करते हैं ना। तो कह रहा है कि इंटरप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। इंटरप्ट इज अ सिग्नल दैट टेम्परेली हॉल्ट द सीपीयू करंट एक्टिविटी, जो सीपीयू की करंट एक्टिविटी को रोके। हॉल्ट मतलब रोक दे, और सीपीयू को कुछ और करने के लिए मजबूर कर दे। दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट। तो इंटरप्ट इज अ सिग्नल, ये कैसा सिग्नल है, कैसा अलर्ट है, दैट टेम्परेली हॉल्ट द सीपीयू करंट एक्टिविटी, जो सीपीयू की करंट एक्टिविटी को रोक देता है। बहुत बढ़िया। टू गिव अटेंशन टू समथिंग मोर अर्जेंट, ताकि कुछ जो बहुत जरूरी काम है
उसको अटेंशन दिया जा सके। समझ में आ गया? यस या नो? अब ये इंटरप्ट आपके बहुत तरीके के होते हैं, है ना, बहुत तरीके से अटेंशन होता है। जैसे याद करो कि जब आप पीसी को यूज करते थे, पर्सनल कंप्यूटर को यूज करते थे और वहां पर यूपीएस लगाते थे, जब लाइट जाती थी तो क्या यूपीएस चल जाता था? और यूपीएस से क्या एक साउंड आती थी, टू 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 करके, है ना? या फिर जब कभी लाइट ओवरलोड हो जाता है ना, जब आप इन्वर्टर यूज करते हैं और इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है, तो वहां पर भी तो एक बीप आती है जो आपको ये इंडिकेट करती है कि इंटरप्ट है, कुछ गड़बड़ है। इतना ही नहीं, जब स्मोक अलार्म्स बजते हैं या किसी भी तरीके के अलार्म बजते हैं, वो भी तो एक तरीके का इंटरप्ट है ना? जैसे आपने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया, आप सो रहे थे, अलार्म क्या है? क्या एक तरीके का इंटरप्ट है? हाँ, ताकि आपको नींद से वो जगा दे 5 बजे। फिर आपको पता है कि हम जगेंगे नहीं, फिर आपने 5:30 का भी अलार्म लगाया हुआ है ना, कि अगर 5 पर नहीं जगे तो 5:30 पर तो जग ही जाए, है ना? फिर 5:30 बजे आप उठ रहे हैं, फिर भी नहीं, फिर आपने 6 बजे का भी लगाया हुआ है। आप जानते हैं कि आप बहुत बेशरम हैं, है ना? तो आप अलग अलग अलार्म लगा के सोते हैं, लेकिन फिर भी सबको बंद कर देते हैं और किसी पर नहीं उठते। ऐसा होता है। तो ये अलार्म्स भी क्या हैं? इंटरप्ट हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। जो कार्य आप कर रहे हैं सोने का, उसको बीच में रोक दिया गया, किसके द्वारा? इंटरप्ट के द्वारा, उस अलार्म के द्वारा। यही तो है इंटरप्ट, वही तो है कंप्यूटर में भी इंटरप्ट। आइए, अब यहां पर कितनी बातें जाननी है पहले ये समझ लो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? बातें तो बहुत होंगी, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है ये समझो। कह रहा है इंटरप्ट हैपन इन रियल टाइम प्रोसेसिंग। इंटरप्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो किसमें जरूरी है? जब रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे यहां पर आप लोग कमेंट कर रहे हैं रियल टाइम पर, अब यहां पर मैं किसी भी कमेंट को स्टॉप कर सकता हूं, किसी को डिलीट कर सकता हूं, किसी को भी ब्लॉक कर सकता हूं, है ना? क्योंकि अलग अलग यूजर हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो क्या मेरे पास में रियल टाइम प्रोसेसिंग पर ये राइट्स हैं कि मैं यहां पर कमेंट्स को कंट्रोल कर पाऊं? जी हाँ, यस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका अभी लाइव एग्जाम्पल भी आपने थोड़ी देर पहले देखा, है ना? ये क्या था? एक इंटरप्ट ही तो था। यस, लाइव एग्जाम्पल समझ में आया? तो इंटरप्ट हैपन इन रियल टाइम प्रोसेसिंग, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग में ही हमेशा इंटरप्ट होगा। इंटरप्ट हैंडल बाय कंट्रोल बस। कह रहे सीपीयू में 3 तरीके की बस होती हैं, ये आप लोग जानते होंगे। कौन कौन सी? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो सीपीयू में ये इंटरप्ट हैंडल या ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरप्ट हैंडल करने के लिए कौन सी बस रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है कंट्रोल बस। समझ में आया? अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि ऐसी कौन सी बस है जो इंटरप्ट को हैंडल करती है, या सीपीयू में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इंटरप्ट को हैंडल करता है? डेटा बस नहीं, एड्रेस बस नहीं, कौन सी बस? कंट्रोल बस। क्या ये 2 पॉइंट समझ में आ गए कि इंटरप्ट हमेशा रियल टाइम प्रोसेसिंग पर ही होगा, और दूसरा इंटरप्ट जो है वो कंट्रोल बस के द्वारा हैंडल किया जाएगा। ठीक। तीसरा पॉइंट, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन स्टैक मैनर इन सीपीयू। अब ये जो इंटरप्ट हैं, क्या ये कंप्यूटर में पहले से ही स्टोर्ड हैं? क्या कंप्यूटर को ये पहले से पता है कि ये प्रॉब्लम आएंगी, अगर ये प्रॉब्लम आई तो ये इंटरप्ट दे दो, ये प्रॉब्लम आई तो ये इंटरप्ट दे दो, ये प्रॉब्लम आई तो ये इंटरप्ट दे दो? ऐसा होगा या नहीं होगा? सोचो। अगर लाइट चली गई, है ना, तो वो बीप वाली साउंड आनी चाहिए, ये उसमें पहले से स्टोर है। तो जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड जो इंटरप्ट्स हैं वो कंप्यूटर को पहले से पता है, लेकिन किस मैनर में स्टोर किए गए हैं? तो आंसर है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के मैनर में। वहां पर जो स्टोरेज है वो किस तरीके की है? स्टैक। तो इसका मतलब इंटरप्ट जो है वो किस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहा है? स्टैक। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? पहला पॉइंट रियल टाइम प्रोसेसिंग, दूसरा पॉइंट कंट्रोल बस, तीसरा पॉइंट स्टैक। चौथा पॉइंट, इंटरप्ट ऑलवेज एक्नॉलेज। कह रहे इंटरप्ट को हम हमेशा क्या करेंगे?
एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज करने का मतलब क्या है? अगर कोई अलर्ट आया हमारे सामने तो क्या हम उस अलर्ट को देखेंगे या नजरअंदाज कर देंगे? तो कह रहा है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो इंटरप्ट आया है उसको एक्नॉलेज किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? कह रहा है उसको एक्नॉलेज करेंगे। और आखिरी पॉइंट, टाइम टेकन टू सर्व इंटरप्ट इज कॉल्ड इंटरप्ट लेटेंसी। इंटरप्ट जनरेट हुआ और हमने उस इंटरप्ट से रिलेटेड कुछ काम की और उसमें जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट लेटेंसी। जैसे इंटरप्ट आया कि अपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट कर लीजिए वरना बैटरी चली जाएगी। हमने क्या किया? हमने उसके आदेश का पालन किया और तुरंत अपने मोबाइल फोन को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें जो समय लगा इसे क्या बोलेंगे? लेटेंसी, यानी इंटरप्ट लेटेंसी। अब यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, है ना? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं और यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर से देखो, इंटरप्ट सिर्फ रियल टाइम प्रोसेसिंग में ही हैंडल किया जाएगा, यानी तुरंत अगर इंटरप्ट आया तो वेट नहीं करेंगे, तुरंत हैंडल करेंगे। पहला, रियल टाइम पर। इंटरप्ट हैंडल बाय कंट्रोल बस। सीपीयू का ऐसा कौन सा भाग है जो इंटरप्ट को हैंडल करेगा? कंट्रोल बस। ना एड्रेस बस, ना डेटा बस, सिर्फ कंट्रोल बस। इंटरप्ट इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन स्टैक। जो इंटरप्ट के जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे वो किस मैनर में स्टोर किए जाएंगे? स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के मैनर में। इंटरप्ट ऑलवेज एक्नॉलेज। अगर इंटरप्ट आएगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको इज्जत दी जाएगी, उसको देखा जाएगा, अगर योग्य है ना, अगर लीगल है तो उस पर काम किया जाएगा, वरना इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन देखेंगे जरूर, है ना? उसको इग्नोर नहीं कर देंगे कि हटो, है ना, कोई भी अलर्ट आ गया हमें क्या मतलब। ऐसा आप लोग करते ही जब मोबाइल में कोई वायरस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आती है, कोई नोटिफिकेशन आती है ना, एंड्रॉइड की तरफ से, तो हम लोग ज्यादातर उस अलर्ट को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं कि जाने दो, है ना, मेरा क्या ही जाएगा। यस। तो कह रहा ऐसा नहीं करेंगे, जितने भी इंटरप्ट आएंगे उन पर काम करेंगे, उनको देखेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। टाइम टेकन टू सर्व इंटरप्ट इज कॉल्ड। इंटरप्ट जब जनरेट हुआ क्या तुरंत हम काम करने लगेंगे उस पर? डिपेंड करता है। लेकिन वो प्रॉब्लम कितनी देर में रिजॉल्व हुई, उस इंटरप्ट पे हमने कितनी देर में एक्शन लिया, इस टाइम को क्या बोलेंगे? इंटरप्ट लेटेंसी। क्लियर? तो टाइम टेकन टू जनरेट द इंटरप्ट एंड टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट इज कॉल्ड इंटरप्ट लेटेंसी। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है इंटरप्ट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक हार्डवेयर रिलेटेड और एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड, है ना? नॉर्मल सी बात है, या तो प्रॉब्लम या तो अपडेट हार्डवेयर में होगा या सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंटरप्ट होगा। ये दो ही तरीके के इंटरप्ट कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया। कह रहे हार्डवेयर इंटरप्ट दो तरीके के होते हैं, एक मास्केबल होता है और एक नॉन मास्केबल होता है। फिर से बोलो मेरे साथ, हार्डवेयर इंटरप्ट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, एक मास्केबल होगा और एक नॉन मास्केबल होगा। ठीक? मास्केबल का मतलब, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी कोविड तो नहीं है, क्या मास्क आप लगाते हैं कि इग्नोर कर देते हैं? है ना, आपके घर में कहीं मास्क भटक रहे होंगे इधर उधर, है ना, कभी कहीं फ्रिज के नीचे चे, कहीं बेड के नीचे, कहीं अलमीरा के नीचे, है ना, आप फेंकते भी नहीं है और आप उसको क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। होता है या नहीं? है ना, लड़कियां खास तौर पे इग्नोर नहीं करती, वो अभी भी लगाती हैं, है ना, ऐसा कई जगह देखने को मिल जाता है। चलो फिलहाल तो, लेकिन क्या है, मास्केबल इंटरप्ट का मतलब मास्क को ज्यादातर हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। तो मास्केबल इंटरप्ट का मतलब कैन बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सीपीयू। राइट? ऐसे इंटरप्ट जिसको सीपीयू इग्नोर कर देता है, दैट इज कॉल्ड मास्केबल इंटरप्ट। अभिनंदन बेटा, टॉपिक पे वापस आ जाओ। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? पेरिफेरल डिवाइस इंटरप्ट। यहां तक समझ में आया? यस या नो?
यानी क्या कह रहा है, ऐसे इंटरप्ट जिसको सीपीयू इग्नोर कर सकता है ना, उसे बोलते हैं मास्केबल इंटरप्ट। एग्जांपल, पेरिफेरल डिवाइस इंटरप्ट, मतलब अगर आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया, क्या उसके रिगार्डिंग कोई इंटरप्ट आता है आपके कंप्यूटर में? बोलो हाँ या ना। है ना, कोई इंटरप्ट नहीं आता, बस हल्की सी आवाज आती है, टुंग, है ना। जब आप अपना माउस या कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं अब तो वो भी नहीं आती, पहले आया करते थे इंटरप्ट, अब नहीं आते। तो सीपीयू उन इंटरप्ट्स को क्या करता है, इग्नोर कर देता है ना। पेन ड्राइव लगाते हैं तो भले ही आता है लेकिन फिर आप उसको कैंसिल भी कर देते हैं। पेन ड्राइव लगाते हैं, पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली खुल जाती है। तो कह रहा है पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, इनको लगाने वाले इंटरप्ट्स कैसे होते हैं, इग्नोर किए जा सकते हैं, क्योंकि इनसे कोई बहुत लेना देना नहीं होता, है ना। इन अलर्ट से कोई लेना देना नहीं होता, तो दैट कैन बी इग्नोर्ड, इज कॉल्ड मास्केबल। कैसे याद रखेंगे कि मास्क आजकल के टाइम पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो मास्केबल का मतलब इग्नोर। कोई डाउट यहां तक? चलो, तो इसका उल्टा क्या होगा, नॉन मास्केबल, यानी जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। यस, कैन नॉट बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द सीपीयू, ये सीपीयू द्वारा इग्नोर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर पावर फेलियर, अगर पावर फेल हो गया तो सीपीयू या कंप्यूटर हमें बताएगा ना कि इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, या कोई आवाज शुरू कर देगा, है ना, टूं 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 करना शुरू कर देगा, तो कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर देगा। स्मोक डिटेक्टर, लिफ्ट में आप लोग देखते हैं या कई ऑफिसेज में आप लोग देखते हैं कि स्मोक डिटेक्टर लगा होता है ना। कई घरों में भी लगा होता है, जिनके पेरेंट्स जानते हैं कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं तो वो अपने घरों में भी लगा देते हैं, है ना, कोनों में। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड स्मोक डिटेक्टर। फायर अलार्म्स, है ना, तो इन सब के केस में क्या इनको इग्नोर किया जा सकता है? जी नहीं, है ना, इन सब को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, इसका मतलब जितने भी नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं उनकी प्रायोरिटी क्या हाई होती है, और जितने भी मास्केबल इंटरप्ट होते हैं उनकी प्रायोरिटी लो होती है। ये बात याद रखिएगा। प्रायोरिटी हाई का मतलब कि इनके अलार्म बजने जरूरी हैं, इनके अलार्म अगर मस्ट है तो इसका मतलब नॉन मास्केबल है, हाई प्रायोरिटी वाले हैं, जैसे पावर फेलियर स्मोक डिटेक्टर, है ना, या फायर अलार्म्स, दीज आर कॉल्ड। ये दोनों समझ में आ गए हार्डवेयर इंटरप्ट के बारे में। अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात कर लेते हैं। अगर हार्डवेयर इंटरप्ट दो तरीके के हैं, तो हमारा छोरियां क्या छोरों से कम है क्या? हाँ, तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या हार्डवेयर से कम है क्या? यानी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी दो तरीके के हैं। ठीक, तो हार्डवेयर भी कितने तरीके के? दो तरीके के, मास्केबल और नॉन मास्केबल। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी कितने तरीके के? दो तरीके के, एक नॉर्मल इंटरप्ट और एक एक्सेप्शन। कौन कौन से? एक नॉर्मल इंटरप्ट और एक एक्सेप्शन। मतलब नॉर्मल इंटरप्ट वो इंटरप्ट होते हैं सॉफ्टवेयर में जो कॉज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के होते हैं, जो सॉफ्टवेयर चलाने पर इंटरप्ट आते हैं। मतलब हमने कोई सॉफ्टवेयर चलाया लेकिन वो सॉफ्टवेयर नहीं चला, या सॉफ्टवेयर चलाने से पहले उसने कुछ अलर्ट दे दिए, जैसे यूला, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, है ना, आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करवाई आपसे, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल इंटरप्ट हो गया ना, कि जब तक वो करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नॉर्मल इंटरप्ट्स। एक्सेप्शन क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हैंग हो गया, या सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया वो कुछ गड़बड़ बना दिया, जैसे वैल्यू दैट इज डिवाइडेड बाय जीरो इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन, है ना। आपने पढ़ा होगा कि अगर हम एक्सेल में ही, है ना, एमएस एक्सेल की बात कर लेते हैं, कोडिंग में बात कर लेते हैं, अगर किसी भी वैल्यू को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो एरर थ्रो कर देगा, और ऐसे एरर को क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें वो डिवाइड कर रहा है जीरो से, तो वो क्या देगा? एक्सेप्शन। और इसके लिए क्या बना प्रोग्रामिंग में? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ट्राई, कैच, याद आया? कुछ 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 पढ़ा हुआ है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला केसेस। चलो, तो इसका मतलब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कैसे होते हैं? एक तो नॉर्मल इंटरप्ट होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस के द्वारा होते हैं, और दूसरे एक्सेप्शंस होते हैं जो
गलती से की हुई है ना, जो हमसे गलती से हो जाती हैं चीजें, उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शंस। जैसे अगर हमने कहीं पर 0 से डिवाइड कर दिया किसी नंबर को जो कि नहीं होना चाहिए, है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ, ये आपको समझ में आ गया कि इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें भी क्लियर हो गई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या डिफरेंस है ये भी समझ में आया। हार्डवेयर कितने तरीके के इंटरप्ट होते हैं? 2 तरीके के, एक मास्क वाले, एक बिना मास्क वाले, है ना। मास्क वाले कैसे इग्नोर किए जा सकते हैं, नॉन मास्केबल वाले क्या इग्नोर किया जा सकते हैं? नहीं, ये इग्नोर नहीं किया जा सकते, है ना, ये मस्ट है। और फिर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने तरीके के हो गए? 2 तरीके के, एक नॉर्मल इंटरप्ट और एक एक्सेप्शन। क्लियर? यस। थोड़ा सा और पढ़ लो। क्या कह रहा है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, अगर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 5 तरीके के हार्डवेयर इंटरप्ट हैं। फिर से एक बार, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर या सीपीयू बोले, बात एक ही है। सीपीयू हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? तो आप कहेंगे सर सीपीयू तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ना। सीपीयू वैसे तो देखा जाए तो एक हार्डवेयर है, लेकिन क्या सीपीयू को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं? यस। तो इसका मतलब सीपीयू एक तरीके से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए सबसे फेमस जो आपका माइक्रो प्रोसेसर रहा वो कौन सा रहा? 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और यहां से 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो हार्डवेयर इंटरप्ट हैं वो कितने तरीके के हैं? 5 तरीके के। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं वो कितने तरीके के हैं? तो 8 तरीके के। ठीक, सॉफ्टवेयर कितने? 8 और हार्डवेयर कितने? 5। हार्डवेयर 5, सॉफ्टवेयर 8। हार्डवेयर 5, सॉफ्टवेयर 8। ठीक, अब जरा इसको देखो, क्या रहा है? जो 5 यहां पर हार्डवेयर इंटरप्ट है उनके नाम क्या है? पहला ट्रैप है, दूसरा आरएसटी 7.5 है, आरएसटी 6.5 है, आरएसटी 5.5 है और आईएनटीआर है। जिसमें सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? ट्रैप की। फिर उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है, यानी उससे कम किसकी प्रायोरिटी है? आरएसटी 7.5, फिर आरएसटी 6.5, फिर आरएसटी 5.5 और फिर आईएनटीआर। अब आरएसटी का मतलब क्या है? रीस्टार्ट। और आईएनटीआर का मतलब होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। रट लिया आप लोगों ने, जिसमें आप लोग बहुत तेज है ना, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं, सिर्फ रटने वाली बात है जो रटना पड़ेगा ये आपको, है ना। और कुछ समझ के यहाँ कुछ हासिल होने वाला नहीं, है ना। तो हर जगह आप चीजें समझ नहीं पाएंगे, कई जगह रटना भी पड़ेगा। ट्रैप क्या है? नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, जिसको आप इग्नोर नहीं, दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाई द सीपीयू, है ना, जो कि सीपीयू के द्वारा इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो हार्डवेयर में उसको क्या बोलते हैं? ट्रैप। और जितने भी 0.5 वाले हैं, जरा एक चीज ये याद रखो कि 5.5 है, 6.5 है और 7.5 है ना, यही तो है। यानी 0.5 में जो नंबरिंग्स दिख रही हैं वो कहां से दिख रही हैं? 5, 6, 7 और इनमें 0.5 लगा हुआ है ना, ये याद रखने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हायरार्की में ट्रैप सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है, फिर उससे कम 7.5, उससे कम 6.5, उससे कम 5.5 और फिर आईएनटीआर मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट। ठीक, जितने आरएसटी वाले हैं इनको इग्नोर किया जा सकता है ना। आरएसटी क्या है? रीस्टार्ट। तो जो रीस्टार्ट वाले हैं दैट कैन बी इग्नोर्ड, लेकिन जो ट्रैप है दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। क्या इतना कुछ कुछ दिमाग में घुसा? भेजे में भेजा या नहीं भेजा? भेज दिया भेजे के अंदर। तो हार्डवेयर की जब भी बात होगी तो ट्रैप की बात होगी और 0.5 वालों की बात होगी, 5, 6, 7, 0.5, 0.5, 0.5, है ना। इतना घुस गया होगा, आगे आ जाओ। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने हैं? 8। ये कौन से हैं? आरएसटी 0 से लेकर 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सॉफ्टवेयर में काउंट होंगी। और आरएसटी का मतलब क्या है? रीस्टार्ट। इतना भी समझ में आ गया। अब देखो ये 7 में एंड हुआ और 5.5, 6.5 और 7.5 वो यहां आ गया।
है ना, जो क्या बन गया आपका हार्डवेयर इंटरप्ट। तो देखा जाए ये पार्ट तो उसी का ही है, लेकिन इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो वो हार्डवेयर हो जाएगा। और अगर नॉर्मली 0 से लेकर 7 यानी 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर वाले हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया यहां तक? लेकिन समझ में आया या नहीं ये चेक कैसे करें भाई, ये बड़ी समस्या है मेरे सामने। तो समस्या का समाधान है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन ले आओ। क्यों भाई, और तो कोई तरीका है नहीं। जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए वो करवा दे, है ना, सारे एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन थे, और जो नहीं भी पूछे गए वो भी करवा दे। क्यों, और कोई तरीका तो है नहीं। कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही लिया। आओ जरा एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इधर आओ, इधर। लो, अब मेरा काम खत्म, अब आपका काम शुरू। बताते जाओ, मैं आराम करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, मेमोरी नहीं है, यानी थर्ड हो जाएगा करेक्ट जवाब। यस, आगे बढ़ो। एन इंटरप्ट दैट कैन बी टेम्परेली इग्नोर्ड इज कॉल्ड। ऐसे इंटरप्ट जिनको इग्नोर किया जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? दैट कैन बी टेम्परेली इग्नोर्ड, जिनको इग्नोर किया जा सकता है, क्या वो मास्केबल इंटरप्ट है ना? मास्क को आपने रख के इग्नोर कर दिया ना, वही तो है। याद आया या नहीं आया कॉन्सेप्ट? मिल गया ना आंसर? यही तो चाहिए था। आगे बढ़ जाओ। द इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ द डैश। कह रहे इंटरप्ट रिक्वेस्ट को कौन हैंडल करता है? डेटा लाइन, कंट्रोल लाइन, एड्रेस लाइन, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? कंट्रोल एड्रेस बोले या कंट्रोल लाइन, सॉरी, कंट्रोल बस बोले या कंट्रोल लाइन बोले, बात तो एक ही है। यानी आंसर इज व्हाट? सेकंड। मिल गया आंसर। नेक्स्ट। द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज स्टोर्ड ऑन द डैश सिस्टम ही, प्रोसेसर रजिस्टर, प्रोसेसर स्टैक, मेमोरी, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए। तो इंटरप्ट जितने भी हैं वो सब कहां पर स्टोर हो रहे हैं? स्टैक में। तो यानी सीपीयू स्टैक के हैं या प्रोसेसर स्टैक के हैं, बात तो एक है। यानी थर्ड हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट। द सिग्नल सेंड टू द डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस आफ्टर रिसीविंग एन इंटरप्ट इज कॉल्ड। बताइए। कह रहा है एक सिग्नल सेंड किया गया डिवाइस से, जो कि प्रोसेसर के द्वारा जनरेट किया गया, और दूसरी डिवाइस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करने का मतलब एक्नॉलेज करना, यानी इंटरप्ट को क्या कर लिया गया? एक्नॉलेज। यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अभी तक कितना स्कोर आया आपका? 5 में से 5 to 5 आया पूरा पूरा, या कोई गलत भी हुआ? अरे वाह, 5 में 5। वेरी गुड सचिन सर। आपको गुड थोड़ी ना बोलेंगे, अपने आप को बोलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। द टाइम बिटवीन द रिसीवर ऑफ एन इंटरप्ट एंड इट्स सर्विस इज कॉल्ड। भाई जब आपको समझ में नहीं आता तो गलती सचिन सर की है, तो समझ में आ गया तो फिर, है ना, एप्रिसिएशन किसकी है? तब भी मेरी है। जब गलती मेरी तो फिर अच्छाई भी मेरी। द टाइम बिटवीन द रिसीवर ऑफ एन इंटरप्ट एंड सर्विस इज कॉल्ड व्हाट? इंटरप्ट लेटेंसी। यही होता है ना, जो समय लगा इंटरप्ट जनरेट और उसको हैंडल आउट करने में, दैट इज कॉल्ड इंटरप्ट लेटेंसी। और लेटेंसी हम लोग ने शायद प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। लेटेंसी का मतलब रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में लगा समय, है ना, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। तो रिक्वेस्ट हमने, जब हमारे सामने रिक्वेस्ट आई इंटरप्ट की, और जब उस रिक्वेस्ट का हमने रिस्पॉन्स किया यानी उसको हैंडल किया, है ना, उसी को तो बोलते हैं लेटेंसी पीरियड। वेरी गुड। इंटरप्ट फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम। इंटरप्ट जो है वो किस सिस्टम का पार्ट है? बैच प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम, मल्टी यूजर, ऑल ऑफ दीज। रियल टाइम प्रोसेसिंग।
है ना। इंटरप्ट जो होता है वो किस नेचर में होता है, रियल टाइम में, यानी थर्ड हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, विच इंटरप्ट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है? INTR यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ट्रैप, RST 6.5, रेस्ट, रीस्टार्ट 6.5, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, बता दो। ट्रैप, है ना। ट्रैप की प्रायोरिटी क्या सबसे ज्यादा है? यस, यही सीक्वेंस था। ट्रैप, फिर 7.5, फिर 6.5, फिर 5.5। और यहां पर अगर पूछता कि सबसे लो प्रायोरिटी किसकी है, तो हम लगा देते INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, है ना। इसकी प्रायोरिटी सबसे लो है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, इनमें से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन से हैं? आहा, क्या बात, मिल गया आंसर आपको। हाँ, 8 तरीके के होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, 0 से लेकर 7 तक। फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट जवाब। यस, 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, 0 से लेकर 7 तक। नेक्स्ट, डैश इंटरप्ट यूज्ड फॉर इमरजेंसी पर्पस, एग्जाम्पल पावर फेलियर, स्मोक डिटेक्टर, ETC इज कॉल्ड, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। पावर फेलियर है, स्मोक डिटेक्टर है, इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी नॉन मास्केबल है, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मास्केबल हो नहीं सकता, एग्जीक्यूटेबल होता नहीं है, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, है ना। तो फर्स्ट बन जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट, डैश इंटरप्ट यूज टू इंटरफेस विद पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल डिवाइस के साथ जो इंटरप्ट आती है उन्हें क्या बोलते हैं? सर, उन्हें इग्नोर किया जा सकता है। इग्नोर किया जा सकता है मतलब मास्क है, मास्क है मतलब सेकंड है, सेकंड है मतलब बल्ले बल्ले है। यस। नेक्स्ट, दिस इंटरप्ट इज इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ CPU, इसे इग्नोर किया जा सकता है, इग्नोर कर दिया है मास्क को, यानी यहां भी आंसर मास्केबल बन रहा है। बोलो हाँ या ना। ठीक, कोई मेहनत लग रही है या नहीं? मेहनत लगी कॉन्सेप्ट पढ़ने में, कॉन्सेप्ट समझने में, यहां मेहनत लग रही है नहीं, तो मेहनत एक जगह करो, है ना, दूसरी जगह उसका फल मिलेगा। तभी कहते हैं ना, मेहनत बेकार नहीं जाती। हैंस प्रूफ। नेक्स्ट, दिस इंटरप्ट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ CPU, नॉन मास्केबल। इग्नोर जो किया जा सकता है मास्केबल है, जो नहीं किया जा सकता नॉन मास्केबल है। क्वेश्चन नंबर 14, dash is a signal that cause the operating system to stop and determine what to do next is called abort, kill, interrupt, all of these या none of these। कह रहा है वो सिग्नल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है टू स्टॉप एंड डिटरमाइन व्हाट टू डू नेक्स्ट, किसके बाद क्या करना है, इंटरप्ट है ना। दैट इज कॉल्ड थर्ड ऑप्शन। ठीक, और ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर ट्रिगर्ड बाय सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यानी सब गलत करते होंगे इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आ गया? एग्जामिनर को पता है कि सब इसका आंसर क्या देंगे, गलत देंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेते हैं। कह रहे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर ट्रिगर्ड बाय सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन। कह रहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो इंटरप्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? सिस्टम कॉल्स के रूप में होते हैं, एक्सेप्शंस के रूप में होते हैं, ब्रेक पॉइंट के रूप में होते हैं, इन सभी के रूप में हो सकते हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से किसी भी रूप में नहीं हो सकते, या किसी भी रूप में हो या ना हो, हमें क्या करना, क्या होगा आंसर? एक्सेप्शन तो हमने पढ़ा है, लेकिन सिस्टम कॉल के रूप में भी हो सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स के रूप में भी हो सकते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज हो सकता है करेक्ट आंसर। तो 4 होगा करेक्ट जवाब। समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है? तो कह रहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो इंटरप्ट हैं वो सिस्टम कॉल्स भी हो सकती हैं, है ना। जैसे कर्नल है, शेल है,
ये भी इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं। एक्सेप्शन तो होते ही होते हैं, है ना, ये तो एरर हो गई, तो ये तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होंगी होंगी। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब एक वो पॉइंट जिसके बाद सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर दे, दैट इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। भाई कोई कैपेबिलिटी होगी ना, कोई क्षमता होगी ना, कोई पावर होगी ना, है ना। जैसे आप जब पढ़ने स्टार्ट करते हैं तब तो बड़ी ऊर्जा के साथ पढ़ते हैं कि उड़ा देंगे, तूफान मचा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, है ना, तोड़ देंगे, जोश हाई है। लेकिन धीरे 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 धीरे, है ना, वो डाउन होता चला जाता है, वो रील्स में घुस जाता है जाकर, है ना, वो कई जगह डाइवर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ब्रेक पॉइंट ही तो है कि एक समय पर हाई जोश था और धीरे धीरे कम हो गया। यस, बस यही तो नहीं करना होता, है ना। जिसका जोश डेली बरकरार है वही तो जिंदा है, और वही किसी उम्मीद के साथ कि हां इस बार निकालेंगे, वरना बाकी क्या करेंगे। सर आखिरी के 30 दिन बचे हैं, कोई ऐसा कैप्सूल दे दो, है ना, कि मजा आ जाए, बस बस वो पढ़े और आ जाए, है ना। अगर आ गया तो सचिन सर बढ़िया, नहीं आया तो सचिन सर ने आखिरी के 30 दिनों में जो कैप्सूल दिया उसे नहीं फंसा। यही होता है ना, मैराथन जिसको आप लोग बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। यस, है ना, जो आपको भर भर के मिलती हैं फिर। सर मैराथन सेशन, सर एक ऐसा सेशन ले आओ जो 500 क्वेश्चन एक ही साथ करवा दो एग्जाम से एक दिन पहले, और उसमें सब आ जाए सर, कुछ ऐसा। यस, है ना। तो ये पढ़ो, जब डेली पढ़ोगे तो नो नीड ऑफ मैराथन, नो नीड ऑफ कैप्सूल्स, है ना। दीज आर कॉल्ड दी मैराथन्स, दीज आर कॉल्ड दी कैप्सूल्स। तो कभी भी डोज ऐसा डॉक्टर नहीं देता, है ना, कि ये 50 गोली एक ही दिन में खा लो सही हो जाओगे। वो भी क्या देता है, कोर्स चलाता है। 2 दिन लेकर देखो फिर दिखाओ, 5 दिन लेकर देखो फिर दिखाओ, है ना, 7 दिन लेकर देखो फिर दिखाओ। तो वो डेली डोज को चेंज करता है। वैसे ही तो यहां भी हो रहा है ना, डेली डोज चेंज। किसी दिन आसान पढ़ते हैं, किसी दिन टफ पढ़ते हैं, किसी दिन बहुत टफ पढ़ते हैं, किसी दिन पढ़ा हुआ गलत कर देते हैं। ये सब डोज ही तो है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, है ना। द ओवरऑल कंक्लूजन इज मेहनत करते रहिए। यहां तक समझ में आ गया होगा, रिवाइज करिए बार बार। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, आगे प्रोसीड करेंगे टॉपिक को। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।